ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 और उस पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे ये कुछ मेजर पॉइंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर रिटन हियर। ग्रोइंग मिडिल क्लास, philosophers and their contribution on revolution, and some philosophers are like John Locke, Jacques Rousseau and Montesquieu. Then the outbreak of the revolution means what is the main or immediately cause the French Revolution is outbreak. So let's go see and watch and read it. What is growing middle classes? This class was educated, believed that no group in society should be privileged by birth. Means the educated person, I mean middle class, was denied the privileges groups in society. मीन्स उन्होंने मना किया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया मध्य वर्ग के लोगों ने कि समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको बाई बर्थ कोई प्रिविलेज प्राप्त हो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब वो एजुकेटेड हो चुके थे, वो शिक्षित हो चुके थे। आप अंबेडकर जी को देखो, अंबेडकर की शिक्षा ने ही उनको क्या किया? अर्थ से फर्श पर पहुंचा दिया। देन दे वर इंस्पायर्ड, ये जो मिडिल वर्ग था किससे इंस्पायर्ड था? लेट्स सी। बाय द आइडियाज, कौन कौन से आइडियाज थे? पुट फॉरवर्डेड बाय द वेरियस फिलोसफर एंड बिकम अ मैटर ऑफ टेक इंटेंसिवली फॉर दियर क्लासेस इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड एमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज पेपर्स। तो ये लोग किससे प्रभावित थे? ये जो फिलासफर्स थे जिनकी किताबें लोग पढ़ते थे, ये मिडिल क्लास जब पढ़ कर के आगे बढ़े तो जितने भी फिलासफर्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उनकी किताबों को इन लोगों ने पढ़ा और उससे काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन लोगों ने क्या किया? इंटेंसिवली, गहराई के साथ, मतलब बिल्कुल डीपली, जो भी मिडिल क्लास था उसने क्या किया? डीपली हर चीज़ का अध्ययन किया, हर चीज़ का अध्ययन किया और फिर इसका विरोध किया कि देयर वर नो प्रिविलेज बाय बर्थ, देयर वी नो शुड प्रिविलेज बाय बर्थ, कोई भी विशेषाधिकार बाय बर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने अपोज किया? ऐसा मिडिल क्लास ने अपोज किया। और इसके पीछे क्या काम कर रहा था? इसके पीछे काम कर रहा था उनका एजुकेटेड होना, शिक्षित होना है। अंबेडकर ने कहा है एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रिस, बाघ का दूध है ना। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनिस, ऐसा कह लें, शेरनी का दूध है। जो एक बार पी लेता है ना, जबरदस्त दहाड़ता है। पी के देखिए, मजा आएगा। तो अब इन लोगों ने पी लिया एजुकेशन का दूध, इस मिडिल क्लास ने पी लिया भाई, और पिया तो दहाड़ दिया, और दहाड़ दिया तो क्या हो गया? दहाड़ दिया तो मोनार्ची सिस्टम हिल गया फ्रांस में। जो एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ द लाइनीज हु ड्रैंक इट रोअर 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 एंड रोअरिंग ऑलवेज। लेट्स सी। बिकम अ मैटर टॉक इंटेंसिवली, उन लोगों ने इस पर गहराई से अध्ययन किया। फॉर दीज क्लासेस, ये जो मिडिल क्लासेस थी उन्होंने फिलोसफर्स के जो सिद्धांत से, जो विचारधाराएं, जो उस पर गहराई से अध्ययन किया। और इन सैलून्स, केवल किताबों के माध्यम से ही नहीं रह गए, केवल अपने तक सीमित नहीं रखा उन लोगों ने। कॉफ़ी हाउसेस, कहाँ कहाँ चर्चा होने लगी कि बाई बर्थ जो प्रिविलेज है वो इनवैलिड है, वो कहाँ कहाँ चर्चा होने लगी। सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड, और फैलने लगा एमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। मतलब ये चर्चा कि जो प्रिविलेज है बाई बर्थ, मोनार्ची या नोबेल्टी या क्लेरिजी, ये इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये चर्चा कहाँ होने लगी? सैलून्स में होने लगी, काफ़ी हाउसेज में होने लगी, लोगों के बीच फैलने लगी।
कैसे? बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जनता के बीच में पहुंचने लगी कि ये जो प्रिविलेज, ये जो मोनार्ची हैं, ये जो क्लेरजी ग्रुप्स एंड जो नोबेल्टीज़ हैं, इनका जो प्रिविलेज बाय बर्थ है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स was an important example for political thinkers in France। मतलब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या दिया गया था? उसमें गारंटी दी गई थी इंडिविजुअल राइट्स की, व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी दी गई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द फ्रेंच थिंकर्स एंड द फ्रेंच मिडिल क्लास वर totally believed on the American Constitution, and they always asked and tell about the all groups of the French society what is constitution guarantee of the individual rights. It means the guarantee of individual rights was an important example for all political thinkers in France। यानी फ्रांस के जितने भी राजनीतिक विचारक थे, अमेरिका का ये इंडिविजुअल राइट्स जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में था, उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गया, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि नहीं भाई, वहाँ फ्रांस में क्या है, इंडिविजुअल राइट्स है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल फ्रांसीसीज आज फ्रांस पीपुल्स। सो वी कैन नॉट डिनाई ऑफ द इंडिविजुअल गारंटी ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फ्रांस पीपुल। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। What is the contribution of the philosophers? Let's see. First of all, John Locke written a book named Two Treatises of Government. It is a famous book of the John Locke. Which is the famous book of John Locke? Two Treatises of the Government। यानी कि राज्य के मध्य दो सिद्धांत, राज्य के दो सिद्धांत, दो संधियां, जो भी हो, राज्य के साथ दो सिद्धांत या दो संधियां या दो समझौते, कुछ भी आप कह सकते हैं। इन विच क्रिटिसाइज, जिसमें आलोचना की गई थी। किसकी आलोचना की गई थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, राजा के दैवीय सिद्धांत की आलोचना की गई थी। इसमें कहा गया कि राजा कोई ईश्वर नहीं है, ना राजा को ईश्वर से कोई ऐसा आदेश प्राप्त हुआ है कि वो आम पब्लिक पे रूल्ड करे। इसकी आलोचना किसने की? जॉन लॉक ने। फ्रॉम वेयर? इन हिज बुक टू टेरिटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ही डिसाइडेड इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, दैवीय सिद्धांत। डिवाइन का मतलब दैवीय, ईश्वरीय सिद्धांत। डॉक्ट्रिन में सिद्धांत। इसका इन्होंने क्या किया? एब्सोल्युटली राइट ऑफ द मोनार्च एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, मतलब जो एब्सोल्यूट पूर्ण अधिकार मोनार्च का नहीं होना चाहिए, राजतंत्र का नहीं होना चाहिए, ये कोई दैवीय सिद्धांत नहीं है। किसने इसका विरोध किया? किसने इसकी आलोचना की? कि जो राज का दैवीय सिद्धांत है, जिसको सारे अधिकार ईश्वर ने राजा को दे रखे हैं, जॉन लॉक ने इसकी क्या की? आलोचना की। नेक्स्ट, जैन जैक्यूस रूसो written a book named Social Contract। It is very famous book and every exam, in home exam or board exams, are always put by the or query by the boards। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय रूसो, इन विच ही प्रपोज्ड, इसमें क्या कहा उन्होंने? प्रपोज्ड फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो सामाजिक अनुबंध के आधार पर होना चाहिए। अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा। और उस सामाजिक अनुबंध में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो
कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे एंड दियर पीपुल, उस कंट्री के पीपुल। जैसे अपना देश देख लो आप लोग, भारत में जो सिचुएशन है वो बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्ट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज द इंडियन members, the Indian peoples are choose their representatives in parliament or in assembly. So they were already signed a contract for 5 years. If any representative or if any party cannot fulfill the people's requirement the next 5 years in election, general election, people are denied this party and that representatives. क्लियर? कहने का मतलब ये है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है हमारे देश में भी लागू है। कैसे? देखिए, जैसे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारे बीच में क्या होता है, हम जो मतदाता होते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए और एमपीज होते हैं, हमारे उनके बीच में एक समझौता होता है 5 सालों के लिए कि भाई मैं 5 साल के लिए आपको अपना एमएलए चुन रहा हूँ, आपको अपना एमपीज चुन रहा हूँ, तो आप मेरे जो राइट्स हैं या जो मेरे सारे अधिकार मिल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको फुलफिल करोगे बाय थ्रू योर गवर्नमेंट। इफ़ यू कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 5 years इलेक्शंस। क्लियर? यानी हम अगले 5 साल के इलेक्शन में फिर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच? उस पीपुल के बीच जो वोट कर रहा है एंड देन उस रिप्रेजेंटेटिव के बीच जो इलेक्शन को फाइट कर रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो सपा मुलायम सिंह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी लोकल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया। चाहे वो आप हों, आम आदमी पार्टी झाड़ू वाली, झाड़ू मार के भाग गया केजरीवाल, है ना, बुढ़ऊ को भगा दिया उसने, कहा हटो जाओ तुम वहाँ, अन्ना हजारे गए, भगा दिया उसको उसने। आइए देखते हैं मॉन्टेस्क्यू क्या बोल रहे थे भाई। मॉन्टेस्क्यू रिटन अ बुक नेम स्पिरिट ऑफ द लॉ, कानून की आत्मा, इन्होंने एक बुक लिख डाली स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन विच ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने डिसाइड किया देयर आर 3 मेन पिलर ऑफ द एनी नेशन or any government are legislative and executive and the judiciary। ये 3 स्तंभ हैं किसी भी देश के कानून को चलाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। तो लेजिस्लेटिव मीन्स कानून पर, लेजिस्लेटिव मीन्स जहाँ संविधान बनता है, एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स जहाँ संविधान का पालन किया जाता है, एंड जुडिशरी मीन्स जहाँ नियम और कानून के उल्लंघन के बाद पनिशमेंट मिलता है, उसे जुडिशरी कहते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो दीज आर 3 मेन बुक्स एंड देयर स्टडी लार्ज इम्पैक्ट on the फ्रांसीसी और फ्रेंच पीपुल्स। इन तीनों बुकों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 2 ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पिरिट ऑफ लॉज, इसने क्या किया? एक ज़बरदस्त अपना प्रभाव डाला, इम्पैक्ट डाला किस पे? फ्रांसीसी पीपुल्स के ऊपर। और यही नहीं, ये तीनों फ्रांस के ही मेंबर्स थे भाई, चाहे जॉन लॉक हों, रूसो हों, मॉन्टेस्क्यू हों, ये लोग फ्रांसीसी ही मेंबर्स थे। लेट्स सी हाउ कैन द revolution outbreak, what is the immediately cause of the outbreak of the French Revolution? Let's see. Louis XVI called an assembly of the States General to pass his proposal to increase tax on 5th May 1789. What is the causes of the increase the taxes? Because expenditure या अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांस सरकार की अत्यधिक अनलिमिटेड खर्चे ने
सरकार को नया टैक्स इम्पोज करने के लिए बाध्य कर दिया। और इसके लिए लुई 16 ने एक सभा बुलाई स्टेट जनरल की, किस लिए कि वो टैक्स को पुनः पास करके जनता पर लगा सके। और कब डेट बुलाई गई, इनको मीटिंग कब बुलाई गई, 5 मई ऑफ द 1789। इट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये 5 मई की जो असेंबली बुलाई गई, इट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाउ कैन इट, लेट्स सी। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, देयर आर 3 स्टेट इन फ्रांस। तो फर्स्ट सी वाले क्लेगरी, जिसमें क्लेगरी आते थे, क्लेरजी आती थी। तो फर्स्ट स्टेट क्या था, देयर आर 300 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड सेकेंड 300 मेंबर्स एंड जर्नल, या थर्ड स्टेट इसको कह लें, थर्ड ये भी अपना 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। बट देयर आर सम टिपिकल पॉइंट इज हियर, 1 vote and 1 vote. It is the main typical point of this voting system, in its voting system. तो 1 representative is equal to 1 vote, second state 300 representative is equal to 1 vote, and third state 600 representative is equal to 1 vote. तो ये लोग क्या करते थे, ये दोनों एक हो जाते थे, और ये बेचारा अकेला, तो अकेला चना तो भाड़ फोड़ नहीं सकता। ये लोग क्या करते थे, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड वाले ज़बरदस्ती इन पर फिर से टैक्स इम्पोज कर देते थे। कहने का मतलब ये है कि जो पहले ही स्टेट थी वो भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और दूसरी सेकंड के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और थर्ड के 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। बस वोट 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट सिस्टम था। ऐसा समझ लीजिए कि एक स्टेट के लिए एक वोट की व्यवस्था थी। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट होगा 300 मेंबर्स इज इक्वल टू 1 वोट, एंड नेक्स्ट सेकेंड स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, एंड थर्ड स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। अब क्या होता था, ये दोनों लोग यूनाइट हो जाते थे, क्योंकि भाई ये लोग प्रिविलेजेस वाले लोग थे, इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिला हुआ था। तो ये 2 वोट हो गया, और ये बचे बेचारे एक, तो टैक्स किससे इम्पोज हो जाएगा, इन पे टैक्स इम्पोज हो जाएगा। अब हो क्या गया 5 ऑफ में 1789 को, लेट्स सी। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर। मतलब ये लोग ऐसे रो में आमने सामने बैठे हुए थे, 300 इधर एंड 300 इधर। देन व्हाट हैपेंड, ऑन 2 साइड्स, आमने सामने, वाइल द 600 मेंबर्स, और जो जनरल वाले थे 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, और वो लोग उनके पीछे खड़े हुए थे। यानी कि इनके पीछे और इनके पीछे लोग खड़े हुए थे, 300 लोग इनके पीछे और इनके पीछे लोग खड़े हुए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। अभी मैंने आपसे चर्चा की इस बात की, क्या था प्रिंसिपल, कि 1 स्टेट हैड 1 वोट, एंड तो एवरी स्टेट हैड 1 वोट। तो फर्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, एंड सेकंड स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, दे हैव 2 वोट्स, एंड द थर्ड स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट, बट रिप्रेजेंटेटिव 600, टोटल 1 वोट। तो दे आर ऑलवेज फेल्ड, एंड दे वर ऑलवेज पास्ड ऑल टैक्सेस एंड इम्पोज द जनरल। यानी जो CNG था, CNG, ये कोबरा, ये नेवला इस गधे को हमेशा लूटने की कोशिश करता था, खाने की कोशिश करता था। क्लियर। तो C माने कोबरा, क्लेगरी मतलब पादरी वर्ग, N फॉर नोबेल्स सामंत, एंड G फॉर जनरल। यार ये आम आदमी, आम जानते हैं ना, आम को क्या करते हैं लोग, चूस के फेंक देते हैं। तो आम आदमी की कंडीशन वैसे ही होती, चूसो और बहाओ, केवल गुठली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। जितना माल है ये लोग
काट जाते थे, CN। और G ऑलवेज परेशान, तो CNG। तो C फॉर क्लर्जी, N फॉर नेवल्टी, G फॉर जनरल, यानी कि पादरी, सामंत और सामान्य वर्ग। तो ये कंडीशन थी, यानी कि एवरी स्टेट हैज़ वन वोट। तो इस तरह से क्या होता था, ये बेचारे 600 जो मेंबर थे ऑलवेज फेल्ड इन एवरी असेंबली वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वोटिंग वन वोट एंड सम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड दिस टाइम। और यही घटना इस बार भी हुई जब ये राजा लुई 16 ने मीटिंग बुलाई 5 मई 1799 को। अब व्हाट हैपेंड इन दिस टाइम, बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स। इन लोगों ने, 600 लोगों ने कहा नहीं, हो चुका है, वो बहुत पहले की बात है, अब हमको क्या चाहिए, 1 पर्सन 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मीन्स एक व्यक्ति, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक वोट, और इसका मूल्य 1 होगा। मतलब तो अब क्या हो जाएगा, ये लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे भाई, इक्वल मामला हो जाएगा, 300 इनके, 300 इनके, 600 इनके, तो बराबर लड़ाई बराबर की हो गई अब। यानी जो जनरल ग्रुप था उसने क्या कहा, भैया वो वोटिंग सिस्टम पुराना वाला फेल हो गया है, अब हम उस पर वर्क नहीं करने वाले हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब हम करेंगे सम पार्टिसिपेट टू कंटिन्यू दिस टाइम बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड। थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड कर दी, इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स, हमको व्यक्तिगत वोट चाहिए, अब हम व्यक्तिगत वोट करेंगे, 600 मेंबर हैं तो 600 वोट करेंगे। लेट्स सी, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहां एक मेंबर का 1 वोट होगा, होना चाहिए, होना भी चाहिए, होता भी यही है, अपने यहाँ भी देख लीजिए आप, ऐसा ही है। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, जब थर्ड स्टेट ने इसकी मांग की कि एवरी मेंबर हैड 1 वोट, तो राजा ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, थर्ड स्टेट के इस प्रपोजल को राजा ने रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट अब ये क्या करेंगे, वॉकड आउट ऑफ द इन प्रोटेस्ट, यानी अपने इस वोटिंग के संरक्षण में प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने असेंबली से वॉकआउट कर दिया, बाहर चले गए, विरोध करना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया, किसके प्रोटेस्ट में, किसकी संरक्षा में, किसकी सुरक्षा के लिए, किसको बचाए रखने के लिए, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट एंड 1 वैल्यू, इसके लिए ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, इसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ऑन 20 जून को क्या घटना घटी, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल वेयर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। 20 जून को यहाँ से प्रोटेस्ट करके वो वॉकआउट करके चले गए राजा के उस वर्साई के महल से। उन्होंने कहा कि हम ऐसे वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जहाँ की 1 स्टेट इक्वल टू 1 वोट हो, हम इसको अब डिनाई करते हैं, ये पहले रहा होगा, अब नहीं मानते इसको। अब हम क्या चाहेंगे, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट एंड 1 वैल्यू, हर व्यक्ति जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वोट करें अलग अलग तरीके से, और उनके वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए। क्लियर। A national assembly and vowed to draft a constitution for France that would limit the power of the monarch। अब क्या किया इन लोगों ने वहां से निकलने के बाद सीधे 20 जून को कहां पर असेंबल्ड हो गए, टेनिस कोर्ट, जो कहां पर था, वर्साइल में था, यानी वर्साई में टेनिस कोर्ट का एक इंडोर गेम टेनिस कोर्ट था, उसके मैदान में ये लोग इकट्ठा हुए, असेंबल्ड हुए। वेयर दे डिक्लेयर्ड, जहां पर उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया, देमसेल्फ, खुद को क्या किया, डिक्लेयर क्या किया, और नेशनल असेंबली, हम लोग एक राष्ट्रीय सभा हैं। कौन, थर्ड स्टेट, जनरल, आम आदमी, उन लोगों ने अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। एंड वाव टू ड्राफ्ट एंड टेक अ ओथ, वाव मीन्स टेक अ ओथ, शपथ ली, क्या शपथ ली, टू ड्राफ्ट
एक प्रारूप तैयार करने के लिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए शपथ ली फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। उन लोगों ने शपथ ली कि अब हम सरकार के जो अधिकार हैं, अनलिमिटेड जो पावर हैं, उस पावर को क्या करेंगे, लिमिट में लाएंगे। यानी कि अब थर्ड स्टेट क्या करेगा, सरकार पर अपना शिकंजा कसेगा। अब इसको लीड कौन कर रहा था, लेट्स सी। मिराबो अ नोबेल, एक सामंत था मिराबो, एंड अबेसाइज अ प्रेसिस्ट, एक पुजारी था। लीड द थर्ड स्टेट, ये दोनों थर्ड स्टेट के लीडर थे, लीड कर रहे थे। इसी बीच व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, सेवियर विंटर, कठिन जाड़ा पड़ने लगा। मतलब जाड़ा अपने आप में बिल्कुल एकदम चरम पे आ गया, ठंडी एकदम अपने आप में चरम पे आ गई। एक्सट्रीमली बैड पोजीशन आ गई, ठंडी की क्या हो गई, एक्सट्रीमली बैड पोजीशन ऑफ द विंटर। डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स, इससे क्या होगा, जो फसलें थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। विच रिजल्टेड इंक्रीज इन द प्राइस, और इसका रिजल्ट क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज होने लगी। जो फूड गेन से उनकी प्राइसें हाइक हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि विंटर के कारण, एक्सट्रीमली बैड कंडीशन के कारण, द सीजन एक्सट्रीमली बैड कंडीशन इन विंटर सीजन डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप, फसलों को बर्बाद कर दिया इस एक्सट्रीम ठंडी ने। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन द प्राइसेस, जो फूड ग्रेन्स के दाम थे वो हाइक हो गए, वो बढ़ गए। द बेकर्स आल्सो हार्डर्ड सप्लाईज ऑफ ब्रेड फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। हार्डर्ड सप्लाई, और जो ब्रेकर्स थे, रोटी बनाने वाले या ब्रेड बनाने वाले, उन लोगों ने हार्डर्ड सप्लाई, जो सप्लाई फूड सप्लाई की चैन थी उसको कठिन कर दिया, कठोर बना दिया कि नहीं अभी रुको, अभी देखो आज कल प्याज का भाव है भैया 160 180, कहीं कहीं तो भैया 190 में भी है ना। कल मैं लेने गया था वो टमाटर तो 140 रुपये किलो मिला। तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई बंद है, सप्लाई बंद होने के से क्या प्राइसें क्या हो गई, हाइक हो गई। तो यही काम बेकर्स वालों ने भी किया। और सप्लाईज ऑफ द ब्रेड फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट, और किस लिए वे सप्लाई करने लगे कि इससे प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो जाए। सप्लाई को रोको, सप्लाई रुकेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाइक होगी। इसका मेन मोटो ये था, मेन फंडा इन लोगों का, ओनली फॉर प्रॉफिट। तो जितने भी बेकर थे वो किसके लिए वर्क कर रहे थे, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ये सब चीज़ें क्या होंगी अभी देखिएगा, ब्लास्ट करेगा। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज, महिलाओं को क्या होता था, लंबे लोग लाइन में खड़े हैं नोटबंदी की तरीके से कि अभी मेरा नंबर आएगा और मुझे ब्रेड मिलेगा। एट द बेकरी, यानी आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन ए लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बेकरी के सामने एक लंबी लाइन और अधिक समय खर्च करने के बाद, क्राउड्स ऑफ एंग्री वोमेन स्टार्ट इन द शॉप्स, उनका धैर्य जाता रहा, महिलाएं बिल्कुल परेशान हो गई। तो इन्हें क्या किया, आंधी तूफान की तरह शॉप में प्रवेश कर गई, घुस गई दुकानों में, किसके, बेकरी की दुकानों में घुस गई वो आंधी तूफान की तरह। एट द सेम टाइम, इसी समय क्या हुआ, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स, मामला और गंभीर हो गया। जब राजा को पता चला कि शहर में इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, महिलाएं पुरुष सब रोटी के लिए दुकानों पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, जो बेकरी हैं, जो बेकर्स हैं उनकी दुकानों को लूट रहे हैं, तो राजा ने उनकी सुरक्षा के लिए ट्रूप्स भेज दी, सेना की टुकड़ियां भेज दी। क्या हुआ, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, कहां, टू मूव इनटू पेरिस फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, अरे कंट्रोल द क्राउड, कंट्रोल द क्राउड, हु क्राउड, कैप्चर द बेकरीज, उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए राजा ने छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां भेज दी। कौन सी क्राउड, वही जो बेकरी की दुकानों में ब्रेड के लिए लाइन लगाए हुए थी, लेकिन प्राइस बहुत हाइक था, वो लोग ब्रेड रोक के रखते थे कि इसकी जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी प्राइस भी बढ़ेगी।
तो ऑन 14 जुलाई द एगिगेटेड क्राउड, उत्साहित भीड़ ने, एक्सट्रीमली उत्साहित भीड़ ने क्या किया, एक्साइटेड भीड़ ने क्या किया, स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल, उस बास्तिल को नष्ट कर दिया। दो सिंबल किसका था, दो वो जो बास्टिल जो डिस्प्योटिक रूल्ड का सिंबल था, फ्रांस में राजा के निरंकुश सत्ता का प्रतीक था, वो बास्टिल, उसको लोगों ने क्या किया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। और इसके तीसरे पार्ट में हम आपसे कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।